आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड। रूरल लिवलीहुड का मतलब है कि आखिर गाँवों में लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस तरीके से अपने घर परिवार को चलाते हैं, किस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं ताकि अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चला सके, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, रूरल लिवलीहुड। तो रूरल का मतलब हो गया गांव और लिवलीहुड का मतलब हो गया जीने का तरीका, है ना। जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिवलीहुड। अब कोई लेबर का काम करके जीता है, पैसा कमाता है, कोई कलम चलाकर पैसा कमा के अपना घर परिवार चलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आखिर हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि आखिर गांव के लोग किस तरीके से अपना जीवन चलाते हैं, क्या काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम आपको बता देना चाहेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप यदि एनसीईआरटी बुक को खोल के देखेंगे ना, ये चैप्टर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो शुरुआत का 2-3 पेज स्टोरी दिया गया है। तो वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो यदि वो हमने नोट्स में लिखा भी नहीं है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम आप लोगों को कहेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सभी बच्चों को हम ये कहेंगे कि जब मेरा ये क्लास एक बार ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर का, तो आप लोग जब एक बार घर जाएंगे तो पूरा एक बार बुक अपने से रीड करिएगा, है ना। इस नोट्स में वही सारे पॉइंट लिखे गए हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वही सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी को यदि आप खोल के देखेंगे तो शुरुआत का 2-3 पेज पूरा का पूरा कहानी समझाया गया है। तो वो कहानी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, वो कहानी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो आपको समझने के लिए वहाँ पे दिया गया है। तो जब एक बार मेरा क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग सभी को घर पे जाके उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन है आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country। इसमें क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। कहा गया है इसमें कि गांव में रहने वाले, जैसे इसका ना एग्जांपल है, इसे आप समझो। गांव में रहने वाले 5 आदमी हैं और 5 आदमी में से 2 आदमी ऐसे हैं जो कि खेतों में काम करते हैं। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अधिकतर, हालांकि यदि देखा जाए ना तो गांव में अधिकतर काम किस चीज़ का होता है, खेती बाड़ी का ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव में जो कि खेती बाड़ी के अलावा भी अलग काम करते हैं। कोई दुकान चलाता है ना, कोई शहर में जाके काम कर लेता है अपना, उसी प्रकार से कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर लेता है। तो अलग अलग प्रकार के गाँव में भी काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे गाँवों को लेकर एक बड़ा अच्छा सा डाटा दिया गया है कि मान लीजिए यदि गाँव में 5 परिवार है, तो 5 परिवार में से, यानी कि 5 फैमिली है मान लीजिए, तो 5 फैमिली में से 2 फैमिली ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चरल लेबरर होंगे, मतलब कि खेतों में काम करके ही उनका घर परिवार चलता है। तो सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब 5 परिवार में से 2 परिवार का जीवन किसके ऊपर चल रहा है, खेती बाड़ी को करके चल रहा है। तो आप, और वो भी खेती बाड़ी अपना नहीं, दूसरे के खेत में जाके काम करने पे चल रहा है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो किसी के पास बहुत ज़मीन है लेकिन उसके पास लेबर नहीं है, तो वो लेबर के तौर पे बुला लेगा उसको, बोलेगा चलो यार तुम मेरे लिए काम करो, जो तुम्हारा पेमेंट होगा वो हम कर देंगे, है ना। तो 5 परिवार में, यानी कि 5 फैमिली में 2 फैमिली आज भी इंडिया के अंदर, खास करके गाँवों में, अभी भी वो लोग एग्रीकल्चर में, मतलब कि खेती में लेबर के तौर पे ही काम करके अपना घर परिवार चलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो दोबारा बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के गाँवों में आज भी 5 फैमिली में से 2 फैमिली किसके ऊपर डिपेंड है, खेती में लेबर का काम करते हैं, तब उसको पैसा मिलता है, तब अपना घर परिवार वो लोग चलाते हैं। लेकिन जिस दिन, मान लीजिए इमेजिन करो कि जिस दिन वो खेत में काम करने के लिए नहीं गए, तो क्या उस दिन का भी उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सोचो उस दिन वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। यदि पहले से कुछ पैसा सेव करके रखा होगा तब तो चल जाएगा, लेकिन यदि नहीं रखा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये लोग गरीब आदमी होते हैं तो जल्दी कोई इनको उधार भी सामान नहीं देता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे डेट, इसको ना बहुत लोग डेप्ट पढ़ते हैं, नहीं, DEBT भले लिखा हुआ है लेकिन इसको डेट बोलते हैं। DEBT है लेकिन DET इसको पढ़ते हैं। मतलब लिखने का तो DEBT लिखेंगे आप, लेकिन इसको बोलते क्या है, डेट बोलते हैं। इसमें जो बी है ना वो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो डेट हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर। डेट का मतलब होता है उधार।
कर्ज। आमतौर पे गाँवों में ऐसा देखा गया है और आज भी ऐसा होता है कि किसान लोग सबसे ज़्यादा परेशान यदि किसी चीज़ से रहता है तो वो लोन से रहता है, कर्जे से रहता है। क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपने खेती बाड़ी को करने के लिए दूसरे से कर्जा ले लेते हैं, है ना, कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन ये चुका नहीं पाते हैं। तो कई बार नौबत इतना भयंकर आ जाता है कि इनका कर्ज इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इनको जाके सुसाइड करना पड़ जाता है, पेड़ में लटक जाते हैं या फिर नदी में कूद जाते हैं, कैसे भी करके अपना जान गंवा देते हैं। तो गाँव में जो किसान रहते हैं उनको सबसे बड़ा समस्या पता है किस चीज़ का है? उनको फसल में कीड़ा लग जाए उससे समस्या नहीं है, वो उससे वो निकल सकते हैं, छिड़काव करेंगे कीटनाशक दवा का, वो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यदि गाँव में रहने वाले किसान को होता है तो वो कर्ज से होता है, क्योंकि कर्ज कई बार तो वो लोग इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि चुकाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, आगे। तो ड्यू टू डेट मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, तो कर्ज के वजह से मतलब भयंकर तरीके से वो लोग कर्ज ले लेते हैं और कर्ज के वजह से ये लोग इतना भयंकर तरीके से फंस जाते हैं कि कभी चुका ही नहीं पाते हैं और लास्ट में आके इनको सुसाइड करना पड़ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इंट्रोडक्शन बड़ा मज़ेदार है, लेकिन हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी के शुरुआत के 2-3 पेज पढ़िएगा, है ना, कहानी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार समझिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, चैप्टर बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा भी है, तो आराम से हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब हो गया वो आदमी, वो इंसान जो कि खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। और फार्मर का मतलब हो गया सिंपल सा किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनके पास ज़मीन जायदाद बहुत होता है, उसको हम लोग किसान बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर देखेंगे कि हमारे इंडिया में खेतों में काम करने वाले लोग किस तरीके से अपना घर परिवार चला रहे हैं और जो फार्मर है वो किस तरीके से खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमारा ये टॉपिक रहेगा। चलिए, पहला पॉइंट है, इसमें ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। ये हमने पहले वाले क्लास में ही बताया था आपको। चलिए थोड़ा सा याद दिलाते हैं। यहाँ पे नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा लिखा गया है। ध्यान से समझिए क्या बोला गया इसमें। इसमें बोला गया है कि हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया के जो जितने भी गांव हैं, हर गांव में लगभग ऐसा देखा गया है कि यदि 5 फैमिली है तो 5 फैमिली में से 2 फैमिली आज भी दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तब उनके घर में दाल चावल साग सब्जी ये सब आता है, फिर वो लोग अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। मतलब उस तरीके से अपने इन लोगों का जीवन पूरा चलता है। सोचो, ये आज भी हमारे इंडिया में ये हाल है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है ना। आगे, तो 5 में से 2 फैमिली आज भी इंडिया में खेती बाड़ी, मतलब कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं लेबर के तौर पे, तब उनको पैसा मिलता है, तब उनका घर परिवार चलता है। ये आज भी इंडिया का ये हालत है। आगे, मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कई सारे लोग तो हमारे गाँव में ऐसे हैं जिनके पास जरा सा भी जमीन नहीं है। सोचो, और यदि किसी के पास जमीन है, मान लो यदि किसी के पास जमीन है भी, तो जमीन बहुत ही कम है, इतना कम है कि उनमें उनका घर का ही लोगों का पेट नहीं भर सकता है। सोचो कितना खराब स्थिति हमारे इंडिया का हो चुका है आज। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं हमारे इंडिया के गाँवों में जिनके पास या तो ज़मीन बिल्कुल नहीं है या फिर ज़मीन है तो बहुत ही कम है, ना के बराबर, बहुत कम। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु हैज़ लैंड बट इज बेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। हमारे इंडिया में आज भी 80% ऐसे किसान हैं जो कि स्मॉल फार्मर हैं। मतलब हमारे इंडिया में आज भी ऐसे 80% किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, बहुत। इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा ज़मीन जो है वो किसके पास है, मात्र 20% किसान के पास ही है, और 80% किसान के पास आज भी ज़मीन का मात्रा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। इतना कम है कि वो अपना खुद का ज़रूरत भी पूरा
नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो किसी परिवार में 10 आदमी है, तो साल भर आदमी को खाना है खाना, तो इतना भी ज़मीन उनके पास नहीं है कि सालों भर का खाना ये लोग अपने खेत में ही उगा पाए, नहीं है इतना ज़मीन। तो 80% किसान आज भी हमारे भारत में छोटे मोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, और 20% ही ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो जिनके पास जो 80 वाले कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, उनके पास ज़मीन इतना कम है कि वो अपना भी ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आगे, ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। तो इंडिया में, हमारे इंडिया में मात्र 20% ही ऐसे किसान हैं जो कि बहुत ही अमीर किसान हैं, मतलब उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ज़मीन है कि वो खुद खेती उसके ऊपर नहीं कर पा रहा है, बल्कि लेबर से काम करवा रहा है ना। तो 20% लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो 80% के पास ज़मीन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और जिनके जो 20% वाले कैटेगरी में आते हैं, उनके पास ज़मीन इतना ज़्यादा है कि वो लोग अपने परिवार का तो पेट पाल ही लेते हैं, साथ ही साथ जो अनाज बचता है उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से काम इनका चलता है। इन रूरल एरियाज, यानी कि गाँवों में, पीपल डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एट्सेट्रा। अच्छा, एक चीज़ और, गाँवों में खेती बाड़ी के अलावा भी जो लोग करते हैं काम, वो कुछ इस प्रकार का काम है। देखो, गाँवों में खेती बाड़ी तो होता ही है, ये तो आम बात है, लेकिन जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, जंगलों से फल फूल को इकट्ठा कर लेना तोड़ के, फिर जाके इसको मार्केट में बेचना, ये भी गाँव में चलता है। गाँव में एक जो बड़ा सिंपल सा काम चलता है, वो लकड़ी जंगल से तोड़ना और उसको सुखा के जाके शहर में बेचना। तो जो लोग किसान नहीं हैं, जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी लेके आते हैं और जाके शहर में उसको बेच देते हैं, उसी से उनका घर परिवार चलता है। और जिनके पास गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब है, वो लोग उससे दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं, है ना। कई लोग तो गाँव में बकरी ही पाल लेते हैं, 100-200, उसी का बच्चा जब होता है, बड़ा होता है, फिर उसको मार्केट में बेचते जाते हैं और अपना घर परिवार वो लोग चलाते जाते हैं। उसके बाद जिनके पास गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब है, वो लोग उसके दूध को निकाल के मार्केट में बेच के अपना घर परिवार चलाते हैं। और बहुत लोग तो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, नदी में मछली मारना, है ना, तालाब में मछली मारना, पालना, उसी से इन लोगों का घर परिवार चलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि गाँव के लोग पूरी तरीके से खेती बाड़ी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, यह सही बात है कि ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब कि ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं। लेकिन जो खेती नहीं करते हैं, वो क्या काम करते हैं गाँवों में, या तो जंगल से जाके लकड़ी तोड़ के लेके आएंगे, मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, या फिर वो गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब पालेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, नहीं तो फिर उसके दूध को बेचेंगे, या फिर वो मछली का पालन करते हैं। तो खेती के अलावा भी ये अलग अलग काम हैं जो गाँव के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो, इस बात को आप ध्यान रखेंगे आगे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गाँव के लोग खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या काम करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, तो बोलिएगा फॉरेस्ट का काम करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया जानवरों को पालना, मार्केट में उसको बेच देना फिर बाद में, है ना। जैसे बकरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे लोग बकरी भी पालते हैं। उसके बाद फिर डेयरी प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि जो गाय से दूध निकलता है, जो भैंस से दूध निकलता है, वो सब मार्केट में लोग बेच देते हैं, है ना, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। और फिशिंग भी है। तो ये ऐसे 4-5 काम है जो कि गाँव वाले लोग खेती बाड़ी के अलावा भी करते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए। आगे, कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम ऑफ रूरल पीपल। यानी कि कुछ और भी काम है जो गांव के लोग करते हैं, जैसे महुआ को इकट्ठा करना, तेंदू लीव्स, ये ऐसे पत्ते होते हैं जिनका पत्ता बना के मार्केट में बेचा जाता है, और भोज जहाँ पे होता है, भोज ये सब, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर से शहद निकालना मधुमक्खी के छाते से, ये सब काम भी ये लोग अपने गाँव में करते हैं। मतलब जो इन लोगों को नज़र आता है छोटा मोटा काम, ये लोग अपना कर लेते हैं, शर्म नहीं करते हैं लोग, और अपना काम है भाई, शर्म किस बात का होना चाहिए। आगे, उसके बाद है सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल्सो बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। वही बात है, दूध को बेच के भी ये लोग अपना घर परिवार चला लेते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यहाँ पे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो आपके दूध को क्या कर लेता है, खरीद लेता है, और उसका जो पैसा होता है वो आपको दे देता है। तो बहुत सारे लोग बकरी का, गाय का, भैंस का, यदि कोई भेड़ पाला है तो भेड़ का, मतलब भेड़िया का,
उन सबका दूध निकाल के ये लोग मार्केट में बेच देते हैं और उनसे उनको प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, और इस तरीके से इनका घर परिवार ये सब चलता है। ठीक है, चलिए, क्या कोई दिक्कत इसमें? ये टॉपिक समझ में आया? चले, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अगला हमारा टॉपिक होगा रूरल लिवलीहुड, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है रूरल लिवलीहुड, और यदि आप गौर करेंगे तो चैप्टर का नाम भी था रूरल लिवलीहुड ही। तो चलिए, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर वर्क ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो लोग गाँवों में रहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कामों को वो लोग करते हैं। जैसे खेती बाड़ी तो उनका मेन काम है, वो लोग करते ही हैं। कई लोग हैं जो कि मछली पालते हैं, कई लोग हैं जो जानवर को पालते हैं, कई लोग हैं जो जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके शहर में बेचते हैं, कई लोग हैं जो कि मधुमक्खी के छाते से शहद निकाल के मार्केट में बेचते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाँव में जो खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कामों को भी करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, है ना। आगे, फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। जैसे कोई भी आदमी यदि खेती करता है तो उनको किन किन चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई आदमी है जो कि खेत करना चाहता है, किसी चीज़ का फसल लगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? पहले मिट्टी को तैयार करेगा। प्रिपेयरिंग द लैंड का मतलब मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी को तैयार कैसे करेगा भाई? उस पर खेत को जुतवा के ट्रैक्टर से उसको जुतवाएगा, मिट्टी को ढीला करेगा। मतलब पहले ज़मीन को ढीला करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, फिर उस पर बीज लगाना पड़ेगा। सोइंग का मतलब बीज लगाना, और वीडिंग का मतलब हो गया जो अलग अलग प्रकार के जंगली पौधे उग जाते हैं ना पेड़ों में, खेतों में, बीच बीच में कहीं कहीं पर, उसको उखाड़ के फेंकना हम लोग क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। ये भी करना पड़ता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों को पानी देना पड़ता है। लास्ट में नहीं, शुरुआत में पानी वानी दे के, और लास्ट में फिर हम लोगों को फसल पकने के बाद काटना पड़ता है। तो कहने का मतलब खेती बाड़ी क्या आसान काम है? बिल्कुल नहीं, बहुत इसमें अलग अलग प्रकार के कामों को करना पड़ता है। पहले आप मिट्टी तैयार करोगे, मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें फसल लगाओगे, फसल लगाने के बाद यदि जंगली कोई पौधा उसमें उग गया तो उसको उखाड़ के बाहर फेंकोगे, है ना, जिसको हम लोग वीडिंग करना कहते हैं। तो सोइंग का मतलब बीज लगाना, और वीडिंग का मतलब जंगली पौधे को निकाल के खेत से बाहर फेंक देना। ठीक है, और हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया फसल को काट के तैयार कर देना। तो बहुत लंबा काम इसमें करना पड़ता है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, और इतना बड़ा कंट्री है तो हर जगह लोग रह रहे हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, हर जगह पे हमारे लोग रह रहे हैं, और हर जगह पर फसल अलग अलग चीज़ों का उगाया जाता है। कहीं पर धान बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं पर मेज बहुत ज़्यादा होता है, मक्का, है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा है देश है, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो हर प्रकार के फसल यहाँ पे लगभग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पीपल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। देखो हमारे इंडिया में ना, आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में आज भी अधिकतर लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो लोग खेतीबाड़ी पर डिपेंड है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि पीपल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। वो लोग पूरी तरीके से उसी जमीन पर डिपेंड रहता है जिस जमीन पर वो लोग खेती करते हैं। जैसे मान लो यदि वो ज़मीन अच्छा रहा तो ऑब्वियस सी बात है खेती अच्छा होगा। यदि वो ज़मीन खराब रहा तो क्या उस पर खेती अच्छा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो वो लोग पूरी तरीके से अपने ज़मीन पे ही डिपेंड रहते हैं, मतलब खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते हैं। मैनी डिपेंड ऑन दी वर्क एज ए लेबरर। कई सारे लोग जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, वो लोग लेबर के तौर पे काम करते हैं दूसरे के खेतों में। मतलब मान लो कोई आदमी है जिसके पास बहुत ज़मीन है, इतना ज़मीन है कि वो खुद खेती नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? 10, 15, 20, 25 लेबर को बुला लेगा अपने यहाँ पे काम करने के लिए। तो लोग जो लेबर के तौर पे काम करते हैं अधिकतर उसमें वो लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं होता है, तो वो लोग लेबर के तौर पे काम कर लेते हैं, पैसा मिलता है, उससे घर चलाते हैं अपना। उसके बाद मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि फसल दोनों पर्पज़ के लिए उगाते हैं। मतलब पहला तो फसल इसलिए उगाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भरा जा सके, दूसरा फसल इसलिए उगाते हैं ताकि जो फसल बचेगा उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा लिया जाएगा। और आज के समय में अधिकतर किसान यही काम करता है। पहला क्या करेगा? वो अपने घर के लिए अनाज को रख लेगा, है ना, 10 केजी 20 केजी जो रखना हो वो लोग पहले अपने घर के लिए रख लेगा। उसके बाद जो बचता है उसको जाके मार्केट में
बेच देता है और उससे उसको पैसा मिलता है, आगे का काम और आसान हो जाता है उसके लिए फिर, है ना, ऐसा होता है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राउड पर्सन्स इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं गाँव में जिनको कि सालों भर काम लगातार नहीं मिलता, कुछ कुछ समय पे ही काम मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो छोटे मोटे किसान हैं, ये तो इतने अमीर हैं नहीं कि एक बार खेती किए बाकी बैठ के खा सकें, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो छोटे मोटे किसान हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होता, है ना। उसके बाद फिर जो एग्रीकल्चरल लेबरर होता है, अच्छा बताओ गाँवों में क्या खेती सालों भर होता है? नहीं, हर मतलब सालों भर लगातार तो नहीं होता है, कुछ महीने होते हैं। तो जो लेबर थे उनको कुछ महीने ही काम मिलता है, फिर कुछ महीने काम नहीं मिलता है, तो उनके पास भी समस्या है। फिशिंग फैमिली, अब क्या मछली आप डेली मार्केट तालाब से निकाल के बेच दोगे? नहीं, डेली आप बेचने लग गए तब तो आपका एक दिन तालाब पूरा खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब मछली भी मार्केट में डेली बेचा नहीं जाता है, जब आप बेचने लगे तो फिर आपका तालाब खाली हो जाएगा, इसके साथ भी समस्या है। उसके बाद एक क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो टेबल कुर्सी ये सब बनाते हैं, सोफ़ा ये सब, क्या उसका भी सोफ़ा हमेशा बिकता है क्या? नहीं, कभी अच्छा बिकता है, जैसे शादी का सीज़न आ गया, है ना, शादी ब्याह का सीज़न होता है तो ज़्यादा बिकता है टेबल कुर्सी सोफ़ा ये सब, तो उस समय पर उसका कमाई अच्छा होता है। लेकिन जब ये सब कमाई नहीं होता है तो उसको भी समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब उनका भी घर परिवार चलना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस हर साल एक जैसा नहीं चलता, हर समय एक जैसा नहीं चलता, कभी ना कभी उसको रुकना भी पड़ता है ना। कई बार तो इतना सिचुएशन गंभीर हो जाता है कि इनका घर परिवार तक चलना मुश्किल हो जाता है ना। और इसके लिए करते क्या लोग बताओ? कर्ज लेते हैं, और कर्ज जब नहीं चुका पाते हैं तो फिर लोग क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, जैसे हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था। ठीक है, आगे। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच हैव लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं गाँव में, कुछ ऐसे भी लोग हैं गाँव में जिनके पास जमीन अंधाधुन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो लोग कभी भी भूख से नहीं मर सकते हैं, उनके पास कभी पैसा का कमी नहीं हो सकता। समस्या तो उसको होता है जो कि छोटे लोग हैं, छोटे किसान हैं, छोटे मोटे अपना घर परिवार चला रहे हैं, छोटा मोटा ज़मीन है, खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। जिनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है गाँव में, बहुत बड़ा ज़मीन है, उनको कोई समस्या नहीं देखने को मिलता है, तो वो लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से चला लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में सामना करना पड़ रहा है गांव के लोगों को, वो कौन है? छोटे मोटे किसान हैं। मतलब गांव में रहने वाले छोटे मोटे किसान ही ऐसे लोग हैं जिनको समस्या का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक हैं, उनको कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर और चैप्टर के साथ हमारा पूरा टॉपिक ये खत्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट इसमें? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर बड़ा सिंपल था और बहुत छोटा है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले सभी कोई एक बार फिर से मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि आप लोग आज घर जाएंगे, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर को खोलेंगे और शुरुआत का 2-3 पेज कहानी है, स्टोरी टाइप है, उसको आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि वो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से क्या चैप्टर कंप्लीट समझा जाए। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।